हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीनियन मॉनेटरी अथॉरिटी है, उसकी तरफ से ये एक डिसीजन लिया जा रहा है कि हम एक डिजिटल करेंसी जो है लॉन्च कर सकते हैं। फाइन। अगर आप इस न्यूज़ को देखेंगे तो यहाँ पे जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जिस तरह से इंडिया में जो मॉनेटरी अथॉरिटी है दैट इज़ आरबीआई, उसी तरह से पैलेस्तीन की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो इस चीज़ पे मतलब सीरियसली डिसाइड करने का कोशिश कर रही है कि हम एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं कि क्यों फ़लस्तीन यहाँ पे डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाह रहा है। इन रीजंस को हम देखेंगे, क्या रीज़न है, क्या वाकई में फ़लस्तीन की इकोनॉमी की ऐसी कंडीशन है कि वो इसको लॉन्च कर सकता है, ओके, डिजिटल और अदरवाइज एनी काइंड ऑफ करेंसी। अभी आपके लिए ये मैं बता दूं कि यहाँ पे पैलेस्तीन की अपनी कोई करेंसी नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर आपका रुपी है, यूएस का डॉलर है, इस तरह से पैलेस्तीन में अपनी कोई करेंसी यहाँ पे नहीं है। इसका भी रीज़न हम देखेंगे। तो क्या इसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि अपने दम पे एक करेंसी को कर सकती है, और अगर कर सकती है तो उसके भी रीज़न देखेंगे। अगर नहीं कर पा रही है तो फिर इस ओवरऑल एक्सरसाइज का मतलब क्या है। तो इस पूरे इशू को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर वी मूव, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ आपको इस लिंक पे अवेलेबल होंगे। इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे फ्री सेशंस यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। अनअकैडमी का ये प्रोफाइल लिंक है जिस पे आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पे जो आपके अकॉर्ड हैं 1990s के जो अकॉर्ड हैं, जिन्हें ओशलो अकॉर्ड भी कहा जाता है, ओशलो अकॉर्ड कहा जाता है, यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि पैलेस्टीनियंस जो होंगे उनकी अपनी कोई करेंसी नहीं होगी। अगर आप इसराइल पैलेस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है इसको ट्रेस आउट करेंगे तो ये जो पूरी आपको टेरिटरी दिख रही है, ये एक टाइम पे पूरा एरिया पैलेस्टीनियंस यहाँ पे रहा करते थे। 1947 में ये यूएन की तरफ से डिसाइड हुआ कि यहाँ पे लैंड दिया जाएगा, ये एरिया जो है जूइश स्टेट के लिए दिया जाएगा, है ना। क्योंकि जूस की काफ़ी हज़ारों सालों से इस लैंड से कुछ रिलेशन है। किंग डेविड की हम बात करें, इजराइलीज की बात करें, तो इस लैंड से इनका रिलेशन तो है, बट ये जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वर्ल्ड के वहाँ पे चले गए थे। और फिर वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के बाद में धीरे धीरे ये सेंटिमेंट स्ट्रांग होने लगा कि एक डेडिकेटेड जूइस आपका नेशन होना चाहिए जूस के लिए। तो यहाँ पे इसराइल आपका डिक्लेयर कर दिया गया यूएन के द्वारा, यहाँ इसराइल आपका बनेगा। 1948 के अंदर एक वॉर होता है, उस वॉर को इसराइल जीत जाता है। इसके बाद 1967 में वापस से एक वॉर होता है जो 6 दिन चलती है, और उस वॉर के बाद इसराइल काफ़ी सारे एरियाज़ को यहाँ पे अपने ऑक्यूपेशन में ले लेता है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट है, इसे हम कहते हैं गोलन हाइट्स। तो कहने का मतलब है ये जो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी का एक पार्ट है ओस्लो अकॉर्ड। और इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए ये पीस प्रोसेस स्टार्ट किया गया। ये पीस प्रोसेस स्टार्ट किया गया। ओस्लो अकॉर्ड में 2 अकॉर्ड साइन हुए 1993 में और 95 में। हालांकि ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इस अकॉर्ड में ये डिसाइड किया गया कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वो अपनी कोई करेंसी नहीं बनाएंगे, और ये जो पैलेस्तीन की इकोनॉमी है ये यूज़ करेगी इजरायली शेकल, ओके, इसराइल की जो ऑफिशियल करेंसी है, जॉर्डेनियन दिनार एंड यूएस डॉलर। तो एट प्रेजेंट फ़लस्तीन के पास अपनी कोई करेंसी नहीं है। अगर आप गाजा में देखोगे, यहाँ पे इसराइल के जो शेकल्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। वेस्ट बैंक में आपकी जॉर्डन की जो दिनार है इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो अब ये डिसीजन क्यों लिया गया, यहाँ पे हम देखते हैं। फाइन, डिजिटल करेंसी की तरफ आप क्यों जाना चाह रहे हो? रीज़न देखिए, एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो रीज़न सामने आ रहा है वो ये है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं, पैलेस्टीनियन जो बैंक हैं वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कैश जमा हो रहा है। स्पेशली ये जो सारा कैश है ये शेकल्स के फॉर्म में। शेकल इसराइल की ऑफिशियल करेंसी है। अगर आप रुपी के अंदर एक्सचेंज रेट को देखते हैं, लगभग 23 रुपये के बराबर एक शेकल आपका होता है। तो पैलेस्टीनियन बैंक में बहुत सारा ये आपका शेकल जो है जमा हो रहा है, और इसका रीज़न ये है कि इसराइल ने लॉ बना रखे हैं जिसमें लार्ज स्केल कैश ट्रांजैक्शन को ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होगा, जो भी क्राइम की प्रोसीड हैं उसको इस तरह से दिखाया जाएगा कि ये लीगल आपका मनी है, और फिर उसको इंटीग्रेट किया जाएगा सिस्टम में। तो जो भी टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनको ये सपोर्ट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी। तो इसराइल यहाँ पे नहीं चाहता कि जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं उनको इस तरह से मनी की सप्लाई मिल जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में इसराइल ने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, और इन रेस्ट्रिक्शन की वजह से आपका जो कैश है
बहुत सारा यहाँ जमा है। फॉर एग्जांपल जो शेकल्स होते हैं पैलेस्टीनियन बैंक की तरफ से कितने शेकल्स आपके ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं इजराइल में, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनके पास शेकल के फॉर्म में काफ़ी सारा कैश हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है जहाँ पे इनको अगर कुछ इंपोर्ट करना है, ओके, पैलेस्टीन को कुछ इंपोर्ट करना है तो उनको यूएस डॉलर के अंदर करेंसी चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो इनको अपने इंपोर्ट एक्सेट्रा के लिए भी क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, बोरो टू कवर द फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। तो इनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इजराइल ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, हमारे अकाउंट में इतना सारा कैश है, फिर भी हमें जो है बोरो करना पड़ रहा है। फाइन। सेकेंड रीज़न यहाँ पे ये भी है कि जैसा हमने देखा, फॉर एग्जांपल ये जो गाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पे आपका इजराइल शेकल काफ़ी ज़्यादा चलता है, वेस्ट बैंक में आपका जॉर्डेनियन दिनार चलता है, और अगर फॉरेन गुड्स परचेज किया जा रहा है तो वहाँ पे यूएस का डॉलर भी चलता है। तो दिक्कत यह है, इतनी सारी मल्टीपल करेंसीज चल रही हैं, एक्सचेंज रेट का इशू रहता है, तो बहुत इनकन्वीनियंस कॉज होता है, क्योंकि आपकी एक्सचेंज रेट चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती है, उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें यहाँ पे बदलती रहती हैं। जनरली लोग बाग सेविंग पर्पस के लिए, स्टोरेज पर्पस के लिए जॉर्डेनियन दिनार का यूज़ करते हैं, रिटेल पर्पस के लिए आपका इजरायली शेकल का यूज़ किया जा रहा है। तो एक ये इनकन्वीनियंस भी एक मैटर था जिसमें बात की जा रही थी कि हम अपनी करेंसी अगर निकाल दें तो ये प्रॉब्लम भी हट जाएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो पैलेस्टीनियन मॉनेटरी अथॉरिटी है, उनके गवर्नर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अभी तक हमने डिसीजन तो नहीं लिया है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 स्टडीज़ हम कर रहे हैं, मतलब पैलेस्तीन इसको बहुत ही सीरियसली कंसीडर कर रहा है इस ऑप्शन को कि हम डिजिटल करेंसी ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम कोशिश करेंगे, होप कर रहे हैं कि एक डिजिटल करेंसी लाई जाए फॉर पेमेंट सेटलमेंट इन आवर कंट्री एंड होपफुली विथ इजराइल एंड अदर्स आल्सो, कि ये डिजिटल करेंसी इजराइल के द्वारा भी एक्सेप्ट की जाएगी पेमेंट और इस मैटर में। क्योंकि देखिए पैलेस्तीनियन जो रीजन है उसका अगर आप देखेंगे, देखिए जिस तरह से बॉर्डर है, काफ़ी सारे लोग, एक टाइम ऐसा था जहाँ पे डेली के लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग इजराइल में जा रहे हैं, ओके, ब्लू कलर जॉब्स के लिए, जनरली कंस्ट्रक्शन या ऐसी जॉब्स के लिए, और डेली यहाँ पे इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन चीज़ें जब नीचे जाना स्टार्ट हुई 1990s के बाद, जब सुसाइड बॉम्बिंग, टेरर अटैक, तो उसके बाद बहुत रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हो गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल अगर इसे एक्सेप्ट करेगा तभी ये सक्सेसफुल रह सकती है। वन मोर रीज़न इज़ दैट कि आप डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं, उसमें यह है कि इमरजेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी का नाम आते ही आपके दिमाग में आता है बिटकॉइंस की बात हो रही है ना, क्योंकि जितना भी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है ऑलमोस्ट 60% बिटकॉइन अकेला उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और भी काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज है, एथेरियम है, डॉजी कॉइन है, एटसेट्रा। तो जो क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से इमर्ज कर रही हैं, उसकी वजह से जो आपके सेंट्रल बैंक्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि यार हम इस तरह से अपनी एक करेंसी निकालें, अदरवाइज़ क्या होगा, ये अगर करेंसी के अंदर पेमेंट ज़्यादा चलने लग गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उसको कंसिडर करते हुए भी डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है। जैसे चाइना ने अप्रैल 2020 में यहाँ पे बात की थी कि हम डिजिटल युआन लेके आएंगे। यूरोपियन यूनियन भी डिजिटल यूरो के बारे में कंसिडर कर रहा है, लेकिन अभी कोई भी लेके नहीं आ पाया है। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपको अराइज हो सकता है कि सर क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में अंतर क्या होता है ना, डिफरेंस क्या होता है। इसे इस तरह से आप समझिए, फॉर एग्जांपल ये जो आपको वेन डायग्राम दिख रहा है, ये जो बी है ये आपका क्या है, डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी आपका है, और डिजिटल करेंसी का ही एक फॉर्म होता है ये। अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लिख दूँ, क्रिप्टो करेंसी अगर हम लिख देते हैं, तो डिजिटल करेंसी में क्या होगा, ये जो भी आपका करेंसी है, चाहे वो रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है, वो करेंसी डिजिटल फॉर्मेट में आपका रहेगी। एक फिजिकल फॉर्मेट में आपके हाथ में जो कॉइन्स होते हैं, नोट होते हैं, वो फिजिकली अवेलेबल होते हैं, इस तरह से ये करेंसी नहीं रहेगा, ये डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा। अब ये रेगुलेट भी हो सकता है, अनरेगुलेट भी हो सकता है। अगर ये रेगुलेटेड होगा तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब ये रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड का मतलब है सेंट्रल बैंक के हाथ में कंट्रोल है, वो कितनी करेंसी को प्रिंट कर सकता है, अगर करेंसी की सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ानी है, कम करनी है, सारा कंट्रोल सेंट्रल बैंक के पास रहेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर होता है तो आरबीआई के पास ये कंट्रोल रहेगा। तो ये हो गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी एक तरह की डिजिटल करेंसी होगी। लेकिन अगर यही डिजिटल करेंसी अनरेगुलेटेड होती है ना, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे सेंट्रल बैंक नहीं है इसको रेगुलेट करने के लिए, कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट कर रहा है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वर्चुअल करेंसी, ठीक है। और ऐसी वर्चुअल करेंसीज जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जैसे आपका बिटकॉइन किस पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स के फॉर्म में रखी जाती हैं और ये चेन आपकी बनाई जाती है, जो कि टेम्पर प्रूफ होता है, मतलब इससे आप कुछ भी गड़बड़ इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो क्रिप्टो बेस्ड वर्चुअल करेंसीज होती हैं उन्हें हम क्रिप्टो करेंसी नाम देते हैं। क्लियर? जो कि एक तरह की डिजिटल करेंसी ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल मैंने आपको दिए। क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉजी कॉइन है और बहुत ज़्यादा अभी ये न्यूज़ में रह रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को उनका मनी इरोड हो सकता है। इसके अपने कुछ रिस्क है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, टेरर फंडिंग से रिलेटेड आपका है। तो उस वजह से सेंट्रल बैंक नहीं चाहते कि ऐसी करेंसी आपका डेवलप हो, डोमिनेट करे, जो हमारे हाथ में कंट्रोल ना रहे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज पे सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी सेंट्रल बैंक के द्वारा, वो आपके सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में रहेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्रिप्टो करेंसी से, उस वजह से भी सेंट्रल बैंक चाह रहे हैं कि इस तरह से हम अपनी डिजिटल करेंसीज लेके आएँ। तो अगर आप चाइना का जो डिसीजन है, एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना ने डिजिटल युआन को जारी करने की बात की है, यूरोप भी इस बारे में कंसिडर कर रहा है, तो इसको इससे लिंक करके आप देख सकते हो। बट इन केस ऑफ पैलेस्तीन, ओके, पैलेस्तीन के केस में ये मेजर रीज़न नहीं है। पैलेस्तीन के केस में मेजर रीजंस क्या हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, कि यहाँ पे बैंकों में कैश जमा है और इजराइल की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं उनको आपका पैलेस्तीनियन अथॉरिटीज़ हटाना चाहती हैं, ठीक है। और ये आपको डिफरेंस समझ आया होगा, डिजिटल वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज, ये भी ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, क्या पैलेस्तीन की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने दम पे कोई भी ये करेंसी जनरेट कर सकती है? तो अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें, वो कहते हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पैलेस्तीन की इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी भी तरह की, है ना, फिजिकल या डिजिटल और अदरवाइज एनी काइंड ऑफ करेंसी वो यहाँ पे क्रिएट करे और वो एज ए मीन ऑफ एक्सचेंज आपका चल पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि फ़लस्तीन की इकोनॉमी बहुत ही वीक है बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है, बॉर्डर आपकी क्लोज रहती हैं, है ना, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा फ़लस्तीन की इकोनॉमी बहुत हैवीली डिपेंडेंट है डोनर मनी पे और रेमिटेंसेस। ओके, इसराइल में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ से जो पैसा आ रहा है रेमिटेंस के ऊपर, डोनर मनी पे, तो इतना स्ट्रॉन्ग इस इकोनॉमी का कंडीशन नहीं है कि वो कोई भी अगर करेंसी जारी करता है तो वो चल पाएगी। ओके, सम क्रेडिबिलिटी हैज़ टू बी देयर। फॉर एग्जांपल आरबीआई अगर नोट इशू कर रहा है तो उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी है। तो इस बेसिस पे एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही अनलाइकली है कि फ़लस्तीन की कोई डिजिटल करेंसी जो होगी वो एज ए रियल मीन ऑफ एक्सचेंज काम कर पाएगी, स्पेशली शेकल और दिनार या फिर डॉलर जैसी जो करेंसीज हैं उनको रिप्लेस कर पाएगी। तो फिर इस मूव का रीज़न क्या है? कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से इशू किया जाता है डिजिटल मनी, ओके, दैट वुड बी ए काइंड ऑफ सिम्बॉलिज्म की देखो हम इजराइल से हमारी ऑटोनॉमी यहाँ पे है, मॉनिटरी ऑटोनॉमी को ही आप सिंबलाइज कर सकते हो। लेकिन इसमें मेन जो प्रॉब्लम्स हैं फ़लस्तीन के सामने वो आपकी सॉर्ट आउट नहीं होंगी। मेन प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे जो करेंसी है, ओके, शेकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उनको प्रॉब्लम आ रही है ओके, ट्रांजैक्शंस के अंदर या फिर जो अपने इंपोर्ट्स हैं उनके पेमेंट के अंदर, ये सब चीज़ें। और डे टू डे जो इनकन्वीनियंस है वो तो है ही, क्योंकि मल्टीपल, एक ही देश में मल्टीपल करेंसीज चल रही हैं। आप सोचिए, आप अगर कुछ खरीदने जाते हैं, ठीक है, और आपको कोई रुपए दे रहा है, ओके, रुपए के अंदर दे रहा है, कोई डॉलर में आपको पेमेंट कर रहा है, तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है। सो फाइन, दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस इशू। आई होप ये इशू आपको समझ आया होगा। ओवरऑल यहाँ से एक चीज़ हमारे सामने है कि जो डिजिटल करेंसीज़ हैं उनके ऊपर, डिजिटल करेंसी के ऊपर सेंट्रल बैंक का फोकस बढ़ता जा रहा है, चाहे चाइना का केस हो, यूरोपियन यूनियन का केस हो, या जो फ़लस्तीन वाली ये बात हमने की है। रीज़न क्या है कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ से जो प्रेशर है, हमने देखा अल साल्वाडोर ने इसको ऑफिशियली अलाउ कर दिया है, एज ए लीगल टेंडर अलाउ कर दिया है। लीगल टेंडर का मतलब है कि उसको कोई भी मना नहीं कर सकता बिटकॉइन में पेमेंट। तो वो जो प्रेशर आपके सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई के ऊपर या और भी दूसरे कंट्रीज़ के बैंक है वहाँ पर आ रहा है, उसको देखते हुए डिजिटल करेंसी पे आपका एक्सप्लोर किया जा रहा है ऑप्शंस को कि डिजिटल करेंसी को हम लॉन्च कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, जो भी सेंट्रल बैंक है उनके हाथ में कमान रहेगी, कंट्रोल रहेगा इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ, लेंडिंग रेट, इस तरह की सिचुएशन को वो मैनेज कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की ये आपकी फ़ी स्ट्रक्चर है, सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। 23 जून या आपका 30 जून से भी नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसके लिए आप जा सकते हैं। ये आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट हैं, ये आइकॉनिक का फ़ी स्ट्रक्चर है। ये 30 जून को आपका बैच एक्सटेंड किया गया है, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस हैं ये,
केवल ऑप्शनल अगर आप लेना चाह रहे हैं। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे वो नेक्स्ट ईयर आपका मेंस तक वैलिड है। इसके अलावा कॉम्बो मतलब जीएस और ऑप्शनल में 35% तक डिस्काउंट है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। ओके, कब तक है डेट यहाँ मेंशन नहीं है। आपको 80 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे सब्सक्रिप्शन के साथ में। ये ऑफर 30 जून तक वैलिड है। लोन फैसिलिटी का लिंक है, 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही हैं। कोई भी क्वेरी है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।